प्रिय छात्र छात्राओं, सने मेरा नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य मनोविज्ञान यानी जनरल साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट के चैप्टर 7th के टॉपिक इमोशन यानी संवेग से संबंधित कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आज का चैप्टर 7th के टॉपिक इमोशन यानी संवेग का पार्ट 1 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आज के पार्ट 1 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किसकी भूमिका समस्थिति यानी होम्योस्टैटिस बनाए रखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? वैकल्पिक उत्तर ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी लघु मस्तिष्क यानी सेरेबेलम और डी सेतु यानी पॉन्स। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न यह है कि अल्फा मस्तिष्क तरंगों यानी अल्फा ब्रेन वेव्स का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति का संक्रियण स्तर या एक्टिवेशन लेवल वैकल्पिक उत्तर ए 0 होता है, बी काफ़ी अधिक होता है, सी साधारण होता है और डी काफ़ी कम होता है। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी काफ़ी अधिक होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन को यदि बिजली के हल्के आघात से उत्तेजित किया जाता है तो इसका परिणाम होगा वैकल्पिक उत्तर ए बीटा तरंग उत्पन्न होगा, बी अल्फा तरंग उत्पन्न होगा, सी गामा तरंग उत्पन्न होगा और डी डेल्टा तरंग उत्पन्न होगा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए बीटा तरंग उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न संवेग में त्वक प्रक्रियाओं यानी स्किन रिएक्शंस में परिवर्तन होती है जिसकी सूचना हमें इनमें से किसकी मदद से मिलती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से आप सभी परीक्षार्थियों के लिए दोहराते हैं। संवेग में त्वक प्रक्रियाओं यानी स्किन रिएक्शन में परिवर्तन होती है जिसकी सूचना हमें इनमें किसकी मदद से मिलती है? वैकल्पिक उत्तर ए मनोगैल्वेनिक अनुक्रिया द्वारा, बी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, सी सुषुम्ना द्वारा और डी शारीरिक मुद्रा द्वारा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए मनोगैल्वेनिक अनुक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न संवेग में होने वाले सांस की गति में परिवर्तन मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। संवेग में होने वाले सांस की गति में परिवर्तन मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ए नीमोग्राफ का, बी ईईजी का, सी मस्तिष्क तरंग का और डी गैसोमीटर का। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए नीमोग्राफ का।
निमोग्राफ के मदद से ही हम संवेग में होने वाले सांस की गतियों में जो परिवर्तन होता है इसको मापते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? वैकल्पिक उत्तर ए कैनन-बार्ड सिद्धांत, बी स्कैक्टर सिंगर सिद्धांत, सी जेम्स लांजे सिद्धांत और डी लिंडसले सिद्धांत। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी जेम्स लांजे सिद्धांत। जेम्स लांजे सिद्धांत के अनुसार ही संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न इस प्रकार है, व्यक्ति या प्राणी में बीटा तरंगों का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति में संक्रियण स्तर ए कम होता है, बी अधिक होता है, सी शून्य होता है और डी साधारण होता है। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अधिक होता है। अगला प्रश्न, इनमें किनके विचारधारा से संवेग एवं अभिप्रेरणा के बीच के संबंध पर प्रकाश पड़ता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किनके विचारधारा से संवेग एवं अभिप्रेरणा के बीच के संबंध पर प्रकाश पड़ता है? ए लीपर के विचारधारा से, बी कैनन के विचारधारा से, सी लिंडसले के विचारधारा से और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए लीपर के विचारधारा से इस बात की पुष्टि होती है कि संवेग एवं अभिप्रेरणा के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। अगला प्रश्न, लेजारस द्वारा प्रतिपादित संवेग के सिद्धांत को रखा गया है? वैकल्पिक उत्तर ए संज्ञानात्मक सिद्धांत में, बी संक्रियण सिद्धांत में, सी संगठनात्मक सिद्धांत में और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए संज्ञानात्मक सिद्धांत में, यानी लेजारस द्वारा प्रतिपादित संवेग के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें किस मस्तिष्कीय तरंग का संबंध गहरी नींद से होता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें किस मस्तिष्कीय तरंग का संबंध गहरी नींद से होता है? ए डेल्टा, बी बीटा, सी अल्फा और डी थीटा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए डेल्टा, यानी जब डेल्टा मस्तिष्कीय तरंग सक्रिय होता है तब हमें नींद की अनुभूति होती है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें बीटा तरंग की आवृत्ति प्रति सेकंड कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 10 से 12 चक्र, बी 12 से 14 चक्र, सी 16 से 18 चक्र और डी 18 से 30 चक्र। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी 18 से 30 चक्र, यानी जब बीटा तरंग बनता है तो इसकी प्रति सेकंड आवृत्ति जो होती है वो 18 से 30 चक्र की होती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति में तीव्र संवेगात्मक अवस्था में किस प्रकार की मस्तिष्कीय तरंग उत्पन्न होती है? वैकल्पिक उत्तर ए बीटा, बी अल्फा, सी डेल्टा और डी गामा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अल्फा, यानी तीव्र संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति में बीटा अल्फा तरंग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के व्यवहार में उत्पन्न उपद्रव
अथवा तूफान की अवस्था को इनमें क्या कहा जाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए संवेग इमोशन, बी अभिप्रेरणा मोटिवेशन, सी चिंता एंजाइटी और डी विषाद डिप्रेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए संवेग। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, व्यक्ति या प्राणी में शारीरिक परिवर्तन संवेगात्मक अनुभव के पहले होता है। इस कथन का संबंध इनमें से किससे है? वैकल्पिक उत्तर ए संवेग का जेम्स लांजे सिद्धांत से, बी कैनन-बार्ड सिद्धांत से, सी संक्रियन सिद्धांत से और डी ए तथा बी दोनों से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए संवेग का जेम्स लांजे सिद्धांत से। अगला प्रश्न, कैनन-बार्ड सिद्धांत के अनुसार इनमें कौन संवेग का आधार है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। कैनन-बार्ड सिद्धांत के अनुसार इनमें कौन संवेग का आधार है? वैकल्पिक उत्तर ए मस्तिष्क ब्रेन, बी सेतु पोन्स, सी सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड और डी हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को भी संवेग का आधार माना है संवेग का कैनन-बार्ड सिद्धांत ने। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसकी मदद से मस्तिष्क के वैद्युतीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम, बी ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राम, सी पोलीसोनोग्राम और डी ईओजी यानी इलेक्ट्रोओकुलोग्राम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम की मदद से मस्तिष्क के वैद्युतीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें किसकी मदद से प्राणी के विभिन्न मांसपेशियों के वैद्युतीय क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि इनमें किसकी मदद से प्राणी के विभिन्न मांसपेशियों के वैद्युतीय क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम, बी इलेक्ट्रोमायोग्राम, सी इलेक्ट्रोओकुलोग्राम और डी पोलियोसोमोनोग्राम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसकी मदद से ही हम प्राणी के विभिन्न मांसपेशियों में जो परिवर्तन होता है या उससे संबंधित वैद्युतीय क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, नींद में हुई प्रक्रियाओं के रिकॉर्डिंग को इनमें क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए पोलियोसोमोनोग्राम, बी ईएमजी, सी ईईजी और डी ईओजी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए पोलियोसोमोग्राम। पोलियोसोमोग्राम से ही हम नींद में हुई प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग को आसानी से कर पाते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें किसकी मदद से आँख के वैद्युतीय अंतःशक्तियों में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न यह है कि इनमें किसकी मदद से आँख के वैद्युतीय अंतःशक्तियों
में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए EMG, बी EEG, सी EOG और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी EOG। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन संवेग का तत्व नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए लक्ष्य निवेशित, बी आत्मगत अनुभूति, सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और डी आनंद अभिव्यक्ति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए लक्ष्य निवेशित। ये संवेग का तत्व नहीं होता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, संवेग का वह सिद्धांत जो यह प्रमाणित करता है कि दैहिक परिवर्तन तथा सांवेगिक भाव साथ साथ उठते हैं, इनमें कहलाएगा? ए कैनन-बार्ड सिद्धांत, बी जेम्स लांजे सिद्धांत, सी लेजारस का सिद्धांत और डी स्कैक्टर सिंगर सिद्धांत। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए कैनन-बार्ड सिद्धांत। अगला प्रश्न, इनमें वह कौन सा हार्मोन है जो परिधीय रक्त नलिकाओं को संकुचित कर देता है और इस तरह रक्तचाप को संवेग के दौरान बढ़ाता है? वैकल्पिक उत्तर ए इपाइनफ्राइन, बी नॉरइपाइनफ्राइन, सी थायरोक्सिन और डी ट्रॉपिक हार्मोन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए इपाइनफ्राइन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, रॉबर्ट प्लुटचिक के अनुसार मनुष्य तथा पशु में कितने प्रकार के मौलिक संवेग या बेसिक इमोशंस पाए जाते हैं? वैकल्पिक उत्तर ए 3, बी 4, सी 7 और डी 8। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी 8। यानी रॉबर्ट प्लुटचिक के अनुसार मनुष्य तथा पशु में 8 प्रकार के मौलिक संवेग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन संवेग के तत्वों से संबंधित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन संवेग के तत्वों से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए दैहिक तत्व, बी व्यवहारात्मक तत्व, सी संज्ञानात्मक तत्व और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, संवेग के अभिव्यक्ति परक तत्व को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए दैहिक तत्व, बी संज्ञानात्मक तत्व, सी व्यवहारात्मक तत्व और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी व्यवहारात्मक तत्व। यानी संवेग के अभिव्यक्ति परक तत्व को ही व्यवहारात्मक तत्व या बिहेवियरल कंपोनेंट कहा जाता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन अभिव्यक्ति परक तत्व का भाग है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन अभिव्यक्ति परक तत्व यानी बिहेवियरल कंपोनेंट का भाग है? वैकल्पिक उत्तर ए आनंद अभिव्यक्ति, बी हाव भाव, सी शारीरिक मुद्रा एवं आवाज का स्वर और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं इमोशन टॉपिक के पार्ट 2 क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।